हेलो वॉइस। आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पे बात करेंगे। ये प्रथम अभ्यास का ही संबंध और फलन के बाद द्वितीय टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों, हम जानते हैं अगर कोई फलन f समुच्चय a से समुच्चय b में परिभाषित है तो इसका प्रतिलोम समुच्चय b से समुच्चय a में परिभाषित होगा। जो फलन f अगर समुच्चय a से समुच्चय b में परिभाषित है तो इसका प्रतिलोम समुच्चय b से समुच्चय a में परिभाषित होगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट b टू सेट a। अब ये किसी फलन का प्रतिलोम तभी परिभाषित होता है जब यह फलन एक की आच्छादक होता है। यानी इस फलन f का इनवर्स तभी होगा जब ये फलन f एक की आच्छादक हो, तभी इसका प्रतिलोम भी परिभाषित होगा। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, उनके बारे में हम ये जानते हैं कि ये बहुएक फलन है और ये आच्छादक भी नहीं है। ये बहुएक कैसे हैं? हम जानते हैं कि साइन जीरो का मान हम लिखते हैं तो ये जीरो होता है। साइन पाई का मान हम लिखेंगे तो ये भी जीरो होता है। साइन टू पाई का मान हम लिखते हैं तो ये भी जीरो होता है। यानी साइन एन पाई इक्वल टू जीरो होता है जब एन कोई एक पूर्णांक हो। तो हम ये जानते हैं कि अगर साइन एन पाई इक्वल टू जीरो है, अगर एन कोई एक पूर्णांक संख्या है तो एन के अलग अलग मानों के लिए साइन के मान सदैव, साइन एन पाई के मान सदैव शून्य होंगे, या एक्स के यानी प्रांत के अलग अलग अवयवों के सहप्रांत में एक और एक ही प्रतिबिंब है। ये जो फलन है बहुएक फलन है। दूसरा, ये आच्छादक भी नहीं है। आच्छादक इसलिए नहीं है क्योंकि जो साइन फलन है इसका जो प्रांत होता है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है और इसका जो परिसर है वो क्लोज इंटरवल -1 to 1। यानी जो साइन फलन है वो अगर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित किया जाए तो इसका प्रांत तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r है, लेकिन इसका परिसर जो है केवल क्लोज इंटरवल -1 से 1 होता है। ये अधिकतम मान 1 ले सकता है साइन फलन और न्यूनतम मान -1 ले सकता है। और इसी प्रकार की बातें और त्रिकोणमितीय फलनों के लिए बचे हुए शेष 5 त्रिकोणमितीय फलन कॉस, टेन, कॉस, सेक और कोसेक के लिए भी लागू होती हैं। तो साइन फलन, अगर हम ये जो त्रिकोणमितीय फलन है तो हमें एक बात समझ में आती है कि ये फलन एकेकी आच्छादक नहीं है। इसलिए इनका इन्वर्स अगर हम बात कर रहे हैं इनके, तो इसके इन्वर्स के लिए कोई विशेष बात अवश्य होगी। तो आप इस पर ही हम बात करेंगे कि इसका हम इन्वर्स कैसे निकालेंगे। और इसके इन्वर्स फलन के यानी साइन फलन, कॉस फलन, टेन फलन अगर हम लिखते हैं, अगर साइन फलन हमारे पास कोई फलन है तो जैसे हम जानते हैं एफ का इन्वर्स एफ इन्वर्स होता है, वैसे ही साइन फलन का अगर हम इन्वर्स लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं साइन इन्वर्स। इसका ये मतलब नहीं है साइन इन्वर्स और साइन रेज पावर -1 ये दोनों अलग अलग बातें हैं। साइन इन्वर्स एक्स कहते हैं अगर इसका प्रांत का चर अवयव एक्स है, और साइन इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स या साइन एक्स इन्वर्स ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसका मान तो हुआ 1/sin x, लेकिन साइन इन्वर्स एक्स का ये मतलब नहीं है कि 1/sin x है। ये फलन एक प्रतीक है। जैसे f एक फलन था, वो समुच्चय a के अवयवों को समुच्चय b के अवयवों से संबंधित करता है, तो f इनवर्स जो है b के अवयवों को a के अवयवों से संबंधित करता है। वही बात साइन इनवर्स फंक्शन के लिए भी होगी। ये साइन इनवर्स फंक्शन अगर समुच्चय a से समुच्चय b में परिभाषित है, अगर साइन फलन अब कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा, b से a में परिभाषित होगा। अगर साइन फलन b से a में परिभाषित है तो साइन इनवर्स फंक्शन a से b में परिभाषित होगा, समुच्चय a से समुच्चय b में परिभाषित होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स x का मतलब ये नहीं है कि साइन एक्स की घात -1। अब हम बात करते हैं कि साइन इनवर्स फंक्शन यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको हम उनके इनवर्स हम कैसे परिभाषित करेंगे, क्या उनका मीनिंग है। देखिए बच्चों, अगर हम साइन वाई करो साइन एक्स फलन का ग्राफ अगर देखते हैं तो ये मैंने कुछ उनके वैल्यूज रखे समय बचाने के लिए, उनके कुछ स्वतंत्र चर के कुछ मान रखे हैं, क्योंकि इसका जो प्रांत है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। साइन फलन जो है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है।
हम जानते हैं साइन एन पाई, एन इक्वल कोई धनात्मक संख्या है, एन कोई भी पूर्णांक संख्या हो, साइन एन पाई परिभाषित है, चाहे ऋण हो चाहे धन हो साइन, ये एन जो है, इसे साइन फलन का जो प्रांत है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। उसके प्रांत में मैंने कुछ बिंदु लिए हैं, ये 0 इसका हम जानते हैं, यानी 0, π/6, π/4, π/3, π/2 के हम त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं। वैसे फिर π/2 प्लस π/6 करा तो 2π/3, π/2 प्लस π/4 किया तो 3π/4, इस प्रकार से 5π/6 पाई, फिर 7π/6, 5π/4, ये ऐसे किया है। पाई प्लस π/6 मैंने कर दिया, पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/3, ऐसे हमने इनको ऐड करके 2π तक ये, और दूसरी वैल्यू यहाँ से फिर माइनस की ओर लेके, यानी 0 से 2π तक, जीरो से 2π तक और 0 से -2π तक के वैल्यूज की मैंने इसमें ये x के अलग अलग मानों के लिए साइन के मान इसमें लिखे हैं समय बचाने के लिए। तो साइन 0, 0, π/6 हाफ, ये सब मान मैंने लिखे हैं। अब इसको अगर प्लॉट करते हैं इस ग्राफ में, तो साइन 0 = 0 है, साइन π/6 इसके मान क्या है देखिए, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, वही रिपीट हो रहे हैं। वैसे भी देखिए ये फलन बहुएक फलन कैसे है, देखिए आप भी देखिए, साइन पाई का मान 0 है, कॉस पाई का मान 0 है, साइन 5π/6 1/2 है, साइन π/6 1/2 है, साइन 3π/4 1/√2 है, और साइन π/4 1/√2 है। तो हमें दिख रहा है कि ये फलन जो है बहुविक फलन है, तो इसका इन्वर्स हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके जो मान ले रहे हैं, तो हाफ, 1/√2, √3/2 और 1, यही मान हमने ले रखे हैं इन कोणों के, इन दिए गए x के इन मानों के लिए यही मान रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने ये इस तरह से ले लिए, 0, हाफ, 1/√2 और √3/2। वैसे ही 0, -हाफ, -1/√2, -√3/2। अब जब x = 0 है तो साइन 0 = 0, x = π/6 है तो साइन π/6 = 1/2, π/4 = 1/√2, π/3 = √3/2, π/4 = 1। ये जो रेखा मैंने खींची है x एक्सिस के समांतर, यहाँ पर y = 1 है। ये क्योंकि जो साइन फलन है अधिकतम मान 1 लेता है, वो एक से अधिक मान ही नहीं लेता है, तो मैंने x एक्सिस के समांतर एक रेखा खींच दी है, y = 1। वैसे ही इसका न्यूनतम मान -1 होता है, वैसे ही नीचे एक रेखा मैंने खींच दी है, y = -1। तो π/2 = 1 है। फिर आगे 2π/3 पर इसका मान फिर से √3/2 हो जाता है, और 3π/4 पर इसका मान 1/√2 हो जाता है, 5π/6 पर इसका मान 1/2 हो जाता है, और पाई पर इसका मान फिर से 0 हो जाता है। और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, 7π/6, 5π/4, 4π/3, 3π/2 पर फिर से इसका मान -1 हो जाता है, 5π/3, 7π/4, 11π/6 और 2π। अगर इन बिंदुओं को मैं मिला देता हूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है। देखिए बच्चों, ये अधिकतम मान, फिर इसका मान घटना शुरू हो जाता है, पाई पर 0 हो गया, फिर ये घटना शुरू होगा, -1 तक आएगा, फिर ये बढ़ता रहेगा 2π तक। ऐसे बाईं ओर इसका ग्राफ अगर हम देखते हैं, 0 से -2π पर इसका ग्राफ अगर हम देखते हैं, तो देखिए कैसे दिख रहा है हमें, ये 0 पर 0 होगा, π/6 पर -1.2, π/4 पर -1.2, -π/3 पर ये -π/6 है, -π/4 है, -π/3 है, तो -π/3 पर इसका मान हमारे पास -π/3 -√3/2, और फिर -π/2 पर इसका मान -1 हो गया। ठीक है, ये मान -1 है। फिर -2π/3 पर -√3/2, -5π/6 पर -3π/4 पर -1.2, -5π/6 पर -1.2, और -π पर फिर इसका मान 0 हो जाता है। इस प्रकार से अगर इसका ग्राफ जो है बाईं ओर अगर खींचते हैं तो ऐसे आता है। ऐसे तो साइन फलन का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है कि
शून्य से π/2 तक ये बढ़ता है 1 तक, फिर π/2 से पाई तक ये घटता है, फिर पाई से फिर देख रहे हैं यहाँ π/2 से पूरे 3π/2 तक घट ही रहा है। π/2 पर इसका मान था 1 और 3π/2 पर इसका मान है -1, तो यहाँ से यहाँ तक ये घटता रहा, सीधे घटता ही रहा, फिर ये बढ़ना शुरू हुआ। अब आप ये देखिए कि इन दोनों मान पर π/3 पर और 5π हमें देखते हैं π/6 पर और 5π/6 पर फलन के मान बराबर हैं। वैसे ही π/4 पर और 3π/4 पर फलन के मान बराबर हैं, और π/3 पर और 2π/3 पर फलन के मान बराबर है। तो ये फलन बहुवेग फलन है। इसको हम ऐसे भी देख सकते थे, अगर मैं एक्स एक्स के समांतर कोई रेखा खींचता हूँ ऐसे, ये रेखा जो है इस ग्राफ को कई बिंदुओं पर काट रही है, तो इसका मतलब x का मान बदलने पर भी ये रेखा, क्योंकि x एक्सिस के समांतर है ये जो रेखा मैं खींच रहा हूं, तो इन सभी बिंदुओं पर y के मान बराबर होंगे क्योंकि x एक्सिस के समांतर है ये। लेकिन x के मान बदल रहे हैं, इन सभी बिंदुओं पर x के मान बदल रहे हैं, यानी x का मान बदलने पर भी y का मान नहीं बदल रहा है, यानी स्वतंत्र चर के बदलने पर भी परतंत्र चर का मान नहीं बदल रहा, प्रतिबिंब नहीं बदल रहा है, इसलिए फलन जो है बहुवेग फलन है। और दूसरा, अब क्योंकि ये फलन बहुवेग फलन है, तो इस बहुवेग फलन का प्रतिलोम संभव नहीं है, तो उसके लिए एक मेथड ये अपनाई गई है कि इसके पूरे प्रांत को अगर हम होलिस्टिक रूप में न देख के, एक समान रूप से न देख के, अगर हम छोटे अंतरालों में इस फलन को देखते हैं, तो हमें दिख रहा है कि ये जो बिंदु है -π/2 से π/2 के बीच में, इस फलन का ग्राफ जो है बिल्कुल आपको दिख रहा है सीधे है। अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x के चेंज होने पर y भी चेंज हो रहा है। अगर हम इस अंतराल में कहीं भी अगर x x के समांतर रेखा खींचते हैं तो वह इस वक्र को एक ही बिंदु पर काटेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x के अलग अलग मानों के लिए y के मान अलग अलग हैं, तो ये फलन जो है एक ही है इस अंतराल में, ठीक है। और इस अंतराल में फलन आच्छादक भी है, क्योंकि x का मान आपको जो इसके प्रतिबिंब है -1 से 1 तक के सभी, ये रेखा इस अंतराल में कहीं नहीं टूट रही। जो वक्र हम खींच रहे हैं, ये -π/2 से π/2 के बीच में जो मैंने वक्र खींचा हुआ है, ये वक्र कहीं भी नहीं टूटता है इस अंतराल में, ठीक है। ये वक्र जो है इस अंतराल में कहीं भी नहीं टूट रहा है, इसलिए ये -1 से लेकर 1 तक के सभी मान इस अंतराल में लेता है। तो इस अंतराल में ये फलन जो साइन फलन है वह एकेकी भी है, आच्छादक भी है, इसलिए इस अंतराल में इस फलन का इनवर्स परिभाषित हो सकता है केवल इस अंतराल में। इसी प्रकार से अगर हम अंतराल को π/2 से 3π/2 के बीच में लेते हैं, ये वाला बिंदु 3π/2, π/2 से 3π/2 के बीच में लेते हैं, तब भी ये जो फलन था हमें दिख रहा है कि x के मान बदलने पर y का मान भी बदल रहा है। x x के समांतर कोई भी रेखा अगर हम खींचते हैं वो इस वक्र को एक ही बिंदु पर काटेगी, यानी x का मान बदलने पर y का मान भी बदल जाता है, यानी x के अलग अलग मानों के प्रतिबिंब अलग अलग हैं, तो इस अंतराल में भी फलन जो है एक ही आच्छादक है। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं -π/2 से -3π/2 ये बिंदु है, -π/2 से -3π/2 के बीच में भी ये है, -π/2 से -3π/2 के बीच में भी जो ग्राफ था वो हमें दिख रहा है, वो हमें ये बता रहा है कि इस अंतराल में भी फलन एक ही आच्छादक है। तो हम ये कहते हैं कि ये फलन अपने प्रांत, जो साइन फलन था, अपने प्रांत वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में तो ये एक ही आच्छादक नहीं है, लेकिन इस वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को अगर हम छोटे अंतरालों में बांट देते हैं, वो अंतराल इस प्रकार से हैं कि -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से -3π/2, π/2 से 3π/2। तो इन अंतरालों में ये जो फलन है वह एक ही आच्छादक है, और इन अंतरालों में इस फलन के साइन फलन का प्रतिलोम परिभाषित होगा। इनमें से प्रत्येक अंतराल के संगत, यानी इन प्रत्येक अंतराल के संगत हमें प्रतिलोम फलन की एक शाखा प्राप्त होती है। यानी अगर इसको हम ग्राफ खींचते हैं, इसमें इस अंतराल में -π/2 से π/2 में साइन फलन के प्रतिलोम की एक शाखा हमें प्राप्त होती है। अब इन अंतरालों में जो अंतराल आंकिक रूप से सबसे छोटा है,
इन अंतरालों में कौन सा अंतराल, -π/2 से π/2, -π/2 से -3/2, π/2 से 3π/2, आंकिक रूप से जो अंतराल सबसे, क्योंकि ये तो सब वास्तविक संख्या है, तो वो सबसे छोटा वास्तविक संख्याओं का जो अंतराल होगा वो मुख्य वो शाखा कहलाती है, साइन इनवर्स फलन की मुख्य मान शाखा कहलाती है। तो साइन इनवर्स फंक्शन के लिए जो मुख्य मान शाखा है वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 है। यानी ये जो फलन है, अगर साइन फलन को इस अंतराल में, साइन फलन जो है -π/2 से π/2 से क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में परिभाषित है, तो साइन इनवर्स फंक्शन अब क्या होगा, जो प्रांत था वो परिसर हो जाएगा, जो परिसर था वो प्रांत हो जाएगा। साइन फलन इससे इसमें परिभाषित है, इसका प्रांत है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, परिसर है क्लोज इंटरवल -1 से 1। तो इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा, साइन इनवर्स फंक्शन होगा, अब उसका प्रांत हो जाएगा क्लोज इंटरवल -1 से 1, इसका परिसर हो जाएगा क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। तो अगर हमें यह कहा जाए कि साइन इनवर्स फंक्शन का मुख्य मान शाखा क्या है, तो उसका जो परिसर होगा, मुख्य मान शाखा का जो परिसर होगा वह क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 होगा। तो साइन इनवर्स फंक्शन के साइन इनवर्स फंक्शन की मुख्य शाखा का जो परिसर है वो क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, ये हमें याद रखना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी पर जब भी हमें साइन इनवर्स फंक्शन की बात है, अब देखिए इन सभी अंतरालों में साइन इनवर्स फंक्शन परिभाषित हो सकता था, लेकिन हम अपनी इस बुक में जब तक मैं बताया ना गया कहीं भी ये बात नहीं आएगी कि इस अंतराल के अतिरिक्त किसी अंतराल में इनवर्स फंक्शन की बात हम नहीं करेंगे। हम केवल इस अंतराल में मुख्य मान शाखा में ही जिस साइन इनवर्स फंक्शन का परिसर जब क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 है, केवल उसी अंतराल में यानी मुख्य मान शाखा में ही हम साइन इनवर्स फंक्शन का इनवर्स की बात करेंगे। तो साइन इनवर्स फंक्शन का प्रांत हो जाएगा क्लोज इंटरवल -1 से 1 और इसका परिसर हो जाएगा -π/2 टू π/2। अब एक बात ध्यान रख लीजिए कि अब हम ये नहीं कहेंगे कि साइन, ये बात हमें समझ लेनी है यहाँ पर कि साइन फंक्शन जो है इसका इनवर्स तो परिभाषित नहीं था, लेकिन अगर इसका अंतराल हम -π/2 से π/2 कर देते हैं तो इस अंतराल में ये फलन एक ही आच्छादक था, तो इसका प्रतिलोम संभव है। तो इसलिए अब जब भी हम साइन इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे तो इस प्रकार से इसका प्रांत और इसके परिसर की बात हम करेंगे। दूसरा फलन है कॉस इनवर्स फंक्शन, y = cos x फंक्शन को अगर हम देखते हैं, ये भी बहुएक फलन है। अगर मैं यहाँ पे मैंने कुछ मान रखे हैं कॉस इनवर्स फंक्शन के, देखिए 0, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, π/6, π, ये मैंने कुछ मान रखे हैं। आपको ये दिख रहा है कि cos 0 आपको दिख रहा है cos 3π/2 का मान 0 है, cos π/2 का मान 0 है, ठीक है। cos 4π/3 का मान -1/2 है और cos 2π/3 का मान भी -1/2 है। cos 5π/4 का मान -1/√2 है और cos 3π/4 का मान भी -1/√2 है। वैसे cos π का मान -1 है, तो आगे जाके भी ये मान रिपीट होंगे। तो ये cos फलन भी एक बहुएक फलन है। इसका भी जब हम इनवर्स निकालते हैं तो इसका इनवर्स किस अंतरालों में परिभाषित है इसकी हम जरा सा बात करते हैं। इसका ग्राफ अगर खींचते हैं, ये बिंदु मैंने दिखा रखे हैं, π/6, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, इस प्रकार से मैंने इसमें मार्क कर रखे हैं समय बचाने के लिए। तो cos 0 = 1 होता है, cos π/6 = √3/2 होता है, cos π/4 = 1/√2 है, cos π/3 = हमारे पास 1/2 है, cos π/2 = 0 है। तो ग्राफ यहाँ से यहाँ आता है। फिर cos 2π/3 = हमारे पास आता है -1/2, cos 3π/4 = -1/√2 और cos 5π/6 = -√3/2 और cos π = हमारे पास -1 आता है। तो ग्राफ ऐसे आता है, इसका ऐसे cos फलन का ग्राफ आता है। ऐसे जब आगे बढ़ते हैं 7π/6 पर ये है -√3/2, 5π/4 है -1/√2, ये -1/√2 से 5π/4 और 4π/3 पर -1/2 और 3π/2 पर फिर से 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ इस प्रकार से है। फिर 5π/3 = 1.2, 7π/4 = 1/√2 और 11π/6 = √3/2 और cos 2π = हमारे पास 1 हो जाता है।
तो ग्राफ इस प्रकार से होता है। जो एक कॉस फलन है इसका भी हमें दिख रहा है प्रांत तो इसका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित होगी। उसे हम जानते हैं कॉस एन पाई में परिभाषित है, कॉस 2n + 1 कॉस पाई, सिंपली कहिए कॉस एन पाई में परिभाषित है, एन चाहे धनात्मक पूर्णांक हो चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो इसलिए सभी वास्तविक संख्याओं के लिए जो कोसाइन फलन है वो परिभाषित होता है। इसका प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन इसका जो परिसर है ये कभी भी एक से अधिक मान नहीं लेता। इसके बाद मैं ग्राफ खींचता हूँ ये फिर नीचे आने लगेगा ऐसे। उसी प्रकार बाईं ओर हमने देखा ये 1 से स्टार्ट हुआ, जैसे हम इसकी ओर बाईं ओर अगर मैं इसका ग्राफ खींचता हूँ तो इस प्रकार से नीचे आने लगेगा इसका ग्राफ। तो हमेशा ये हमें जो साइन फलन कोसाइन फलन है साइन फलन की तरह ही -1 से 1 के बीच में ही ये समय हमेशा मान लेता है। कोसाइन फलन जो है साइन फलन की तरह ही -1 से 1 के बीच के ही मान लेता है। तो कोसाइन फलन का जो परिसर है वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 होता है। तो ये फलन भी एक आच्छादक नहीं है। आप देखिए एक्स एक्सिस समांतर कोई रेखा खींचेंगे तो एक्स के मान बदलने भी वाई के मान एक ही हैं, तो अलग अलग बिंदुओं के परिसर समान है। हमें दिख रहा अगर एक्स एक्सिस समांतर रेखा मैंने खींची तो इन बिंदुओं पर एक्स का मान तो बदला लेकिन वाई का मान नहीं बदलेगा। ये वाई जो है ये रेखा एक्स एक्सिस समांतर है तो इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर वाई समान रहेगा। तो इसलिए अब इसका भी इन्वर्स परिभाषित होने के लिए हमें देखते हैं इस पूरे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को छोटे छोटे अंतरालों में बांट देते हैं। हमें देख रहे हैं कि अगर 0 से पाई के बीच में अगर हम देखते हैं ये बिंदु पाई, तो जो ग्राफ है वो आपको दिख रहा है। ये ग्राफ कहीं भी आपको एक्स एक्सिस समांतर अगर कोई रेखा खींचते हैं तो वह रेखा इस ग्राफ को दो बिंदुओं पर नहीं मिलती है, यानी x का मान बदलने पर y का मान भी बदल जाएगा। अलग अलग x के अलग अलग मान होंगे। यहाँ पर x का मान इतना है तो y ये है, अगर x का मान बदला तो y का मान ये है, यहाँ पर x का मान बदला तो y का मान ये है। तो x का मान बदलने पर यानी x के अलग अलग मानों के प्रतिबिंब अलग अलग हैं, y के मान अलग अलग हैं हमारे पास। तो ये फलन इस अंतराल में 0 से पाई में ये फलन एक ही होगा और आच्छादक भी होगा, क्योंकि -1 से ये दिख रहा है मैं 1 से लेकर -1 तक के सारे मान ये ले रहा है इसमें, या ये कहें -1 से 1 के बीच की सभी मान ये ले रहा है रेखा। ये इसका जो ग्राफ है कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये आच्छादक भी है और एक भी है। उसी प्रकार पाई से 2 पाई के बीच में हम अगर देखते हैं फिर भी ये जो ग्राफ है ये हमें बता रहा है कि ये एक ही आच्छादक फलन का ग्राफ है। तो कोसाइन फलन के ये अंतराल हैं जिनमें कि ये फलन एक ही आच्छादक है। 0 to पाई, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, क्लोज इंटरवल पाई to 2 पाई। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में आते हैं तो 0 to -पाई ये होगा, फिर -पाई to -2 पाई ये होगा। इन अंतरालों में जो फलन है वो एक ही आच्छादक है, तो इन अंतरालों में कॉस फलन का इन्वर्स परिभाषित होगा। अब फिर से तो हम जब कॉस इन्वर्स फंक्शन निकालते हैं तो मुख्य मान अंतराल को हम इनमें से चुन लेते हैं। जो मुख्य मान अंतराल है जो आंकिक रूप से ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, आंकिक रूप से इस 0 to -पाई और 0 to पाई उनके आंकिक मान बराबर हैं, लेकिन हम परंपरा से क्लोज इंटरवल 0 to पाई को मुख्य मान शाखा कहते हैं। मुख्य मान शाखा वो क्या है? कॉस इन्वर्स की वह शाखा, कॉस इन्वर्स फंक्शन की वह शाखा जिसका परिसर क्लोज इंटरवल 0 to पाई है, वो मुख्य मान शाखा कहलाएगा। तो कॉस इन्वर्स फंक्शन के लिए मुख्य मान शाखा क्या होगा? 0 to क्लोज इंटरवल 0 to पाई होगा। अब कॉस फलन अगर, तो अब हम इन्वर्स की बात जब भी करेंगे कॉस फलन के लिए, उसके लिए मुख्य मान शाखा में ही उसके इन्वर्स की बात हम करेंगे। अगर कॉस फलन 0 to पाई के बीच में परिभाषित है तो उसका परिसर है क्लोज इंटरवल -1 to 1, यानी कॉस फलन का प्रांत अगर 0 to पाई था, परिसर क्लोज इंटरवल -1 से 1 था और परिसर क्लोज इंटरवल -1 से 1 था, तो कॉस इन्वर्स फंक्शन के लिए जो प्रांत होगा वो ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ होगा। कॉस फंक्शन अगर यहाँ से है, इधर है 0 to पाई से -1 to 1 है, तो कॉस इन्वर्स फंक्शन है -1 से 1 में, -1 से 0 to पाई में परिभाषित होगा। तो इसका परिसर हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा कॉस इन्वर्स फंक्शन का क्लोज इंटरवल -1 से 1, और इसका परिसर हो जाएगा 0 to पाई। और ये जो मुख्य मान शाखा जो है वो कौन सा अंतराल होगा? जिसका परिसर क्लोज इंटरवल 0 to पाई है कॉस इन्वर्स फंक्शन के लिए। ठीक है, और अंतरालों में भी कॉस इन्वर्स फंक्शन परिभाषित है, लेकिन इनकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम केवल मुख्य मान अंतराल की बात ही करेंगे। और तीसरा फलन है
tan इनवर्स फंक्शन, यानी tan फंक्शन और उसका इनवर्स y इक्वल टू tan x का अगर हम ग्राफ देखते हैं, ये भी बहुएक फलन है। जो tan इनवर्स फंक्शन है वो भी बहुएक फलन है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan हमेशा tan n पाई जो है परिभाषित होता है, n के किसी भी मान के लिए ये 0 होता है। बहुएक फलन है ये फलन tan n पाई इक्वल टू 0 होता है, tan पाई इक्वल टू 0, tan 0 इक्वल टू 0, tan 2 पाई इक्वल टू 0। तो ये भी एक बहुएक फलन है tan इनवर्स फंक्शन। तो इसका हम इन्वर्स कैसे दिखाएंगे और वो ब्रांचेस कौन से होंगे, यानी मुख्य मान शाखा क्या होगी tan इनवर्स फंक्शन की। यदि x के मान मैं अलग अलग ले लेता हूँ, 0, π/6, π/4, π/3, π/2, इसी प्रकार से नेगेटिव वो ले लेता हूँ, -π/6, -π/4, -π/3, -π/2, ऐसे मैं इसके मान ले लेता हूँ। तो इसी प्रकार से बाईं ओर चलते हैं तो हमें दिखता है कि x इक्वल टू 0 है तो tan x का मान 0, tan π/6 1/√3, tan π/4 इक्वल टू 1। इसको मैंने इस ग्राफ में शो कर दिया। x एक्सिस के अनुदिश मैंने x को शो किया और y एक्सिस के अनुदिश इस tan फलन के मानों को मैंने प्रदर्शित किया हुआ है, y इक्वल टू tan x फलन के। जब x इक्वल टू 0 है तो tan 0 इक्वल टू 0, अगर π/6 है तो 1/√3, ये बिंदु है 1/√3। अगर x इक्वल टू π/4 है तो 1, x इक्वल टू π/3 है तो √3, x इक्वल टू π/2 पर इसका मान इन्फिनिटी हो जाता है, y का मान। फलन यहाँ पर परिभाषित नहीं होता है। जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ खींचने के लिए एक काम कर लेते हैं कि x इक्वल टू π/2 पर हम एक डॉट डॉट करके एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं। तो जब इसका ग्राफ खींचेंगे हम तो ये ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे आगे बढ़ेगा। तो जैसे x का मान π/2 के क्लोज आएगा, ये जो y का मान है वो इन्फिनिटी की ओर चला जाता है ऐसे, यानी इस x इक्वल टू π/2 को कहीं पर भी टच नहीं करेगा। ये जो ग्राफ है उसके समांतर, x इक्वल टू π/2 के समांतर ये जो इसका मान है, ये जो ग्राफ है, ग्राफ की ये जो ब्रांच है यहाँ पर π/2 के क्लोज, जितने क्लोज जाएगा वो उसकी एक स्पर्श रेखा की भांति इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। उसी प्रकार अगर हम उसके बाईं ओर आते हैं, हमें दिख रहा है -π/6 पर ये -1/√3 है, -π/4 पर ये -1 मान है, ये -π/6 पर -1/√3, -π/4 पर -1, -π/3 पर -√3 और -π/2 पर -इन्फिनिटी हो जाता है। तो मैंने ये बिंदु दिखा रखे हैं, -π/6 पर -1.3, -π/4 पर -1 और -√3 पर ये इस ग्राफ को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये इस प्रकार से आता है फिर से। तो हमें दिखाई दे रहा है कि tan फलन भी ये इस अंतराल में -π/2 से π/2 में एक एकाकी आच्छादक फलन है। तो इस अंतराल में इस फलन का इनवर्स परिभाषित होगा। और अंतराल ऐसे हैं, -π/2 से π/2, आगे वाला जो अंतराल होगा π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2, नेगेटिव में हम देखेंगे -π/2, -3π/2। इन सभी अंतरालों में ये जो tan इनवर्स फंक्शन, tan फलन है वो एकाकी आच्छादक है। तो इन अंतरालों में इस फलन का इनवर्स परिभाषित होगा। अब हम मुख्य मान शाखा की जब बात करते हैं तो tan इनवर्स फंक्शन का जो मुख्य मान शाखा है वो -π/2 π/2 है, यानी tan इनवर्स फंक्शन का परिसर जब -π/2 to π/2 है तो इसे मुख्य मान शाखा हम कहेंगे। ठीक है। अगर tan फंक्शन -π/2 से π/2 के बीच में परिभाषित है, इसे ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 कहेंगे, क्योंकि π/2 पर तो ये फलन परिभाषित है ही नहीं, इन्फिनिटी हो जाता है। तो हम इन बिंदुओं को जब भी हम tan फंक्शंस का, tan फलन का प्रांत लिखेंगे तो tan फलन का प्रांत होगा ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। इन बिंदुओं पर फलन परिभाषित नहीं है, उनके अतिरिक्त और बिंदुओं पर परिभाषित है। तो tan फंक्शन जो है अगर -π/2 से ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक परिभाषित है तो इसका जो परिसर है वो -इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी था, ये +इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी। अब जब tan इनवर्स फंक्शन हम परिभाषित करेंगे तो उसका जो प्रांत होगा वो इसका परिसर, इसका प्रांत हो जाएगा tan इनवर्स फंक्शन का। तो प्रांत हो जाएगा इसका -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और परिसर हो जाएगा -π/2 से π/2। तो tan इनवर्स फंक्शन का प्रांत हो गया वास्तविक संख्याओं को समुच्चय r और इसका परिसर हो गया -π/2 to π/2। इसकी मुख्य मान शाखा जो है tan इनवर्स फंक्शन का वो अंतराल है जब इसका परिसर ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होगा। ये मुख्य मान शाखा है उसकी। इसी प्रकार से हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि सभी
त्रिकोणमितीय फलनों और उनके परिसरों का प्रांत और परिसर क्या है, ये बुक में दिया हुआ है, आप इसको ठीक से देख लीजिए। ये चार्ट मैंने बना रखा है कि साइन फंक्शन का अगर हम देखते हैं प्रांत, तो साइन फंक्शन का प्रांत वास्तविक संख्या और समुच्चय है और इसका परिसर क्लोज इंटरवल -1 to 1। वैसे ही कॉस फलन का प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और इसका परिसर है क्लोज इंटरवल -1 से 1।